वेलकम टू एमबीसी स्टडी पॉइंट। एमबीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th बिहार बोर्ड हिंदी चैप्टर 2 नालंदा के बारे में प्रश्न संख्या 14 से प्रश्न संख्या 19 तक का प्रश्न उत्तर करेंगे। आपका प्रश्न है, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। इसके आंसर में नालंदा विश्वविद्यालय का विदेशों के साथ जो संबंध रहा है उसके बारे में लिखना होगा, कोई एक उदाहरण देना होगा। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध कई उदाहरणों से पता चलता है। जैसे कि नालंदा की खुदाई के दौरान एक ताम्रपत्र मिला है, जिससे यह पता चलता है कि स्वर्णद्वीप के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना एक दूत भेजकर यह प्रार्थना की थी कि उनकी ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने महात्मा बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न संख्या 15, नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी? नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी? इसका आंसर हम लोग 2 टाइप से लिख सकते हैं। पहला सिर्फ विषय के बारे में लिख सकते हैं, दूसरा विषय का नाम और क्यों पढ़ना था ये लिख सकते थे। तो देखते हैं, नालंदा में निम्नलिखित 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी। नंबर 1 शब्द विद्या यानी व्याकरण। नंबर 2 हेतु विद्या यानी तर्कशास्त्र। नंबर 3 चिकित्सा विद्या। नंबर 4 शिल्प विद्या। नंबर 5 धर्म या दर्शन विद्या। इतना हम लोग लिख सकते हैं, या इसी को थोड़ा डिटेल करके दूसरे टाइप में लिख सकते हैं, अथवा करके इसमें लिख दिया जाएगा। नालंदा में निम्नलिखित 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी। नंबर 1 शब्द विद्या या व्याकरण। अब इसे पढ़ना क्यों जरूरी है वो भी लिख सकते हैं, जिससे भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके। नंबर 2 हेतु विद्या या तर्कशास्त्र, जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सके। नंबर 3 जो वहाँ विषय था वो है चिकित्सा विद्या। चिकित्सा विद्या को डेस करके हम लोग लिख सकते हैं, जिसे सीखकर छात्र खुद स्वस्थ रह सके और दूसरों को भी निरोग बना सके। नंबर 4 जो विषय था उसका नाम था शिल्प विद्या, जिसके द्वारा छात्रों में व्यवहारिक और आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता आ सके। नंबर 5 धर्म या दर्शन विद्या। इन ऊपर चारों के अलावा अपनी रुचि के अनुसार लोग धर्म और दर्शन का अध्ययन करते थे। इस हिसाब से हम लोग उसको लिख सकते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं या इसको बड़ा करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 16, नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाइए। नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाइए। देखिए, सब का आंसर जो है आपका किताब से ही लिया गया जा रहा है। इसका पेज नंबर 22 में जब आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसका आंसर होगा, जिस समय धर्मपाल नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति थे, उस समय शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमती, गुणमती आदि अन्य आचार्य गुएनचांग, जिसे हैंसांग भी कहा जाता है, उसके समकालीन थे।
पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं, उस समय आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। अगला प्रश्न 17, शीलभद्र से हेनसांग की क्या बातचीत हुई? शीलभद्र से हेनसांग की क्या बातचीत हुई? इसका आंसर पेज नंबर 22 ऊपर से पैराग्राफ दूसरा में जब आप लोग बीच में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जब हेनसांग हमारे देश भारत से वापस लौट रहे थे तो उस समय उनके दोस्त साथी सब रुकने का अनुरोध किया। तो उस समय शीलभद्र और हेनसांग में क्या बातचीत हुई ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब वैनचांग अर्थात हेनसांग नालंदा से विदा होने लगी तब आचार्य शीलभद्र और दूसरे भिक्षुओं ने उन्हें यहाँ रह जाने का अनुरोध किया। वैनचांग ने उत्तर में यह वचन कहे, यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम न होना असंभव है, लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने भाइयों के हित के लिए भगवान के महान धर्म की खोज करूं। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी यह इच्छा है कि जो मैंने पढ़ा सुना है उसे दूसरों के हित के लिए बताऊं और अनुवाद रूप में लाऊं, जिसके फलस्वरूप दूसरे मनुष्य भी आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सके जिस प्रकार मैं हुआ हूँ। ये शब्द हेनसांग ने कहा था। इसके उत्तर में शीलभद्र ने क्या कहा ये देखते हैं। इस उत्तर से शीलभद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, यह उद्दत विचार तो बोधिसत्वों जैसे है। मेरा हृदय भी तुम्हारी सदाशाओं का समर्थक करता है। बस इतना ही टेंशन लिखना है इसका। 18 नंबर, विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयासों का विवरण दीजिए। विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयासों का विवरण दीजिए। यानी कि कहने का अर्थ है कि नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या किया, इसका हमको लिखना है। आप लोग को जिनको लिखना है वो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपना लिख लीजिएगा। इसका आंसर पेज नंबर 22 का तीसरा पैराग्राफ का लगभग लिखना पड़ेगा आपको। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रसार किया। पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट सत्रोंग छनगम्पो ने 630 ईस्वी में अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ के विद्वान थोम्बिन संभोट को नालंदा भेजा, जिसने आचार्य देवी सिंह के चरणों में बैठकर बुद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। ये पहला कांड हो गया कि तिब्बत से वहाँ के जो सम्राट थे वहाँ के विद्वान को नालंदा भेजा और वो यहाँ आकर के पढ़ाई किए थे। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से क्या किया गया। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं। इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर उस देश में गए। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमलशील भी तिब्बत गए थे। नालंदा के विद्वानों ने तिब्बती भाषा सीखकर बौद्ध ग्रंथों और संस्कृत साहित्य का तिब्बती में अनुवाद किया। इस प्रकार उन्होंने तिब्बत देश को एक साहित्य प्रदान किया और फिर धीरे धीरे वहाँ के निवासियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। नालंदा के आचार्य शांति रक्षित ने ही सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की। इन विद्वानों में आचार्य पद्मसंभव
और दीप शंकर श्री ज्ञान अतीश का नाम उल्लेखनीय है। यानी एक तरफ से तिब्बत के सम्राट ने हाथ बढ़ाया तो दूसरे तरफ से नालंदा के विद्वान भी वहाँ जा कर के अपना काम किए, वहाँ को दीक्षित किया और इस प्रकार से क्या किए, ज्ञान का प्रसार किया गया। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ज्ञान दान की विशेषता क्या है? ज्ञान दान की विशेषता क्या है? यानी इसमें ज्ञान को दान करने से, विद्या दान करने की क्या विशेषताएं हैं, उसको लिखेंगे। इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। ज्ञान दान की यह विशेषता है कि ज्ञान दान की यह विशेषता है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। इसका कोई अंत नहीं है। न ज्ञान बांटने वाला को तृप्ति अर्थात संतुष्टि मिलती है और ना ही ज्ञान लेने वालों को तृप्ति अर्थात संतुष्टि मिलती है। ये बात सही है। जो रियल में टीचर हैं उनको ज्ञान दान देने में भी संतुष्टि नहीं, वो ज्ञान देते रहेंगे। और जो रियल में स्टूडेंट हैं उनको, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, अतः यही सबसे बड़ी ज्ञान दान की सबसे बड़ी क्या है, विशेषता है। तो आज के लिए इतना ही।